हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान भाटिया और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग के बारे में। लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था। आई होप आपको वाली क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज की क्लास में हम फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग करेंगे। तो बिना किसी एक सेकंड वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट क्लास का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि यार एसीएम पर कब रिकॉग्नाइज करते हैं जब A1 प्लस बी पास हो, एफबीटी ओसीआई पर कब रिकॉग्नाइज करते हैं जब A2 एंड बी पास हो, और एफबीटी पीएल पे कब रिकॉग्नाइज करते हैं जब अदर केस हो, इन एनी अदर केस लाइक A3 एंड बी। तो एक तो ये था, इसकी अकाउंटिंग आज करेंगे हम तीनों ही मेथड से। और दूसरी चीज़ थी, एक पॉइंट लिखवाया था, पॉइंट नंबर 23। पॉइंट नंबर 23 में दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो था कि इट इज़ नॉट मटेरियल दैट एफ ए इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, गारंटी इज नॉट नीडेड इन CCF। तो इसका क्या मतलब है, फाइनेंशियल एसेट सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, इससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हमारी ACM है या एफबीटी ओसीआई है, एफबीटी पीएल है, इससे जो कंडीशन है वो चेक करनी पड़ेंगी हमें। अगर मान लिखा होता है FA सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बेस्ट केस वर्स्ट केस का हमने लिखा था, हमने कहा था कि यार ये लिखा हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इग्नोर करना है। तो सेम इसमें भी यही करेंगे आप। चीज़ है, इफ एनी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट आर टेकन टू प्रोटेक्ट कैश फ्लोज दिस डज नॉट अफेक्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ FA। मान लो हमने FA को हेज कर रखा है तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोटेक्ट करना मतलब हेज करना होता है। एक तो चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ क्या थी, समटाइम्स पेरेंट्स एंड सब्सी हैव FA एंड PL विच गेट्स एलिमिनेटेड अपॉन कंसोलिडेशन। क्या होता है इसमें, क्या एग्जाम्पल था कि एक ये H लिमिटेड है, ये S लिमिटेड है, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है। होल्डिंग में डेटर्स है जिसमें दिखा रखे हैं हमने डेटर्स फॉर सेल, और सब्सिडरी में जब ये ट्रांसफ़र कर दिए हमने, यही डेटर्स हमने सब्सिडरी को बेच दिए। डेटर्स फॉर सेल हमने कहा था कि हमारे हेल्ड फॉर सेल है। जब हम BMT टेस्ट लगाते थे तो हमने ये देखा था कि यार हमारी अजम्पशन क्या है, हमने इसको रियलाइजेशन के लिए रखा हुआ है, या सेकंड कंडीशन थी हमने रियलाइजेशन भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, या थर्ड कंडीशन थी कि हम इसको डायरेक्टली सेल ही करेंगे। तो हमने जो होल्डिंग है उसने बोला कि ये हेल्ड फॉर सेल है, और इसने ये ट्रांसफ़र कर दिया डेटर्स सब्सिडरी को। तो सब इन दोनों की बुक्स में एक तो ये बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ, और साथ ही साथ इसकी S लिमिटेड की बुक्स में पेबल आ जाएगा और उसमें रिसीवेबल आ जाएगा। तो अपॉन कंसोलिडेशन ये रिसीवेबल और पेबल तो कट जाएगा। तो ये जो डेटर्स ट्रांसफ़र करे थे हमने सब्सिडरी को, सब्सिडरी कह रही है मैं तो हेल्ड फॉर मैच्योरिटी है, इसको बेचूंगी नहीं, मैं हेल्ड फॉर मैच्योरिटी तक रखूंगी। बट यहाँ पर ये कह रहा है कि हेल्ड फॉर सेल है। तो जब हम इसको कंसोलिडेट कर देंगे दोनों को, तो ये वाला बैलेंस बचेगा डेटर्स वाला। उसके बाद जो ग्रुप कंपनी को होल्ड कर रहा है, जो ग्रुप कंपनी की जो मैनेजमेंट है जो होल्ड कर रही है, तो उसकी चलेगी। वो जो बोलेगा ना वो उसकी माननी पड़ेगी हमें, कि वो हेल्ड फॉर सेल बोलता है या हेल्ड फॉर मैच्योरिटी बोलता है। ज़्यादातर टाइम होल्डिंग कंपनी ही होती है वो। तो ये दो तीन बातें थी जो हमने करनी थी। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग सीखेंगे आज हम इस एग्जांपल के ज़रिए। तो देखते हैं क्या है। A Limited has investment in 6% bonds bought on 1/4/19 for ₹10 lakh. These are to be redeemed on due date at 20% premium after 3 years. Transaction costs are 15,000. Fair value of this bond on 31/3/2020 is ₹10,23,000. And on 31/3/21 is ₹10,90,000. Bonds are redeemed on due date. Assume करना है ACM is applied, FBT OCI is applied, bonds are redeemed at 3 year या फिर sold at the second year। फिर FVTPL है, bonds are redeemed at 3 year and sold at second year। अब तीनों ही केस में क्या है, हमने जो कल पढ़ा था कि ACM पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर A1 और B पास हो जाए। फिर हमने देखा था कि A2 और B पास हो जाए तो हम इसको FBT OCI पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन FBT OCI में भी हमने देखा था कि यार इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो बेच भी सकता है या तो फिर वो अपने होल्ड भी करके रख सकता है, मतलब रियलाइज़ करने के लिए रखा हुआ है। तो इन्होंने बोला है कि यार अब एक चीज़ तो मान लो कि इसने रियलाइज़ किया है, इसको थर्ड ईयर मतलब बेचा नहीं है, तीसरे साल के एंड में रियलाइज़ करा है, और या फिर दूसरे साल में ही बेच दिया, दूसरे साल के एंड में। और FBT PL वाला केस है जो कि अदर्स में आता था। बॉन्ड्स आर रिडीम्ड, पूरा रिडीम्ड हुआ है, मतलब एंड तक रियलाइजेशन हुई है इसकी, और बॉन्ड जो है वो सोल्व किए गए हैं। तो FBT PL पे हम तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब अदर केसेस की बात आती है। ये चीज़ हमने कल वाली क्लास में सीख ली थी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको दोबारा से समझते हैं क्या कह रहा है। A लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट करी है 6% बॉन्ड में, बोट ऑन 1/4/2019 फॉर 10 लाख। तो ये इसके लिए फाइनेंशियल एसेट हो गई है। हमने कल देखा था कि हमने इन्वेस्टमेंट कहीं पर कर रखी है तो उसकी अकाउंटिंग हम ACM, FBT OCI और FBT PL पे तीनों में से किसी पे भी कर सकते हैं। These are to be redeemed on due date at 20% premium after 3 years. Transaction cost 15,000. Fair value बता रखी है अगले 2 साल की एंड की। Bonds were redeemed on due date। अब तीनों ही केस है, एक तरह से 5 केस में आपको आंसर करना है सब।
और इसने हमसे लेजर और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगे हैं लास्ट 3 साल के, तो दोनों ही चीज़ें बनानी है आपको। तो एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले एसीएम पे आते हैं। यार एसीएम वाला तरीका से तो आपने पहले भी कर रखा है फाइनेंशियल लायबिलिटी में, आपको याद है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। पहले तो ये चार्ट देखो, इस पर हमने देखा था कि यार फाइनेंशियल लायबिलिटी को भी आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज कर सकते हो, फाइनेंशियल एसेट को भी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और अगर फाइनेंशियल एसेट हो या फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, दोनों में से कोई भी हो, तो आपको देखना होता है मोर देन 12 मंथ है तो प्रेजेंट वैल्यू, और अदर केस में आप कॉस्ट बेसिस मेथड लगाते हो। तो इसमें ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड और मोर देन 12 मंथ वाला है, तो प्रेजेंट वैल्यू वाला मेथड हो गया वाला, ठीक है। तो आपको अगर मैं दिखाऊं फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में आपने क्या करा था, देन वंस यू रिकॉग्नाइज इट इज अ केस ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, आप यहाँ पर आईआरआर निकालते थे। आईआरआर कैसे निकालते थे आपको अच्छे से पता है कि आप पहले ये देखते थे कि यार इसका प्रोसीड्स लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है, तो नेट इनफ्लोज निकालते थे। यहाँ नीचे लिख कर अभी वो नेट इनफ्लोज जैसे 9,40,000 है और ये आपके आउटफ्लोज है, तो ऐसे क्या रेट ले कि ये इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो है वो बराबर आ जाए। आईआरआर हमने अच्छे से सीखा था, आई होप आपको अभी भी याद होगा। तो ऐसा कुछ होता था हमारा एसीएम मेथड में। तो वापस आ जाते हैं हमारे अब क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन था हमारा। तो इस क्वेश्चन में तो यार बता रखा है आपको कि हाँ एसीएम मेथड अप्लाई करना है आपको, बट अगर नहीं बोला होता इसने कि एसीएम मेथड अप्लाई करना है, तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करते, आप एंटिटी से पूछते कि भाई आस्क एंटिटी व्हाई इट इज़ होल्डिंग, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है होल्ड करने का। इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है 6% बॉन्ड में 10 लाख रुपए की, बट इन्होंने क्यों करी है, तो टू रियलाइज कैश फ्लो, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, टू रियलाइज सीसीएफ, और टू सेल। तो तीनों में से A1 कंडीशन है, ये A2 है, ये A3 है। तीनों कंडीशन हमने कल पढ़ी थी। तो A1 और B पास हो जाए तो आप कहते थे कि एसीएम लगता है। तो B कंडीशन में क्या होता था, आप CCFT टेस्ट था आपका। CCFT मतलब FA में क्या राइट है, FA में राइट क्या है, FA से हमें क्या मिल सकता है। तो FA से हमने देखा था कि स्पेसिफाइड अमाउंट पर होना चाहिए, स्पेसिफाइड डेट पर होना चाहिए, P&I होना चाहिए, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही होने चाहिए, सोलरली P&I, ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, P&I के बराबर होना चाहिए। तो CCFT टेस्ट पास हो जाता था। उसके बाद आप कहते थे कि हाँ यार अगर ये A1 कंडीशन और ये B कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप क्या लगाओगे, एसीएम मेथड। बट इस क्वेश्चन में तो आपको दे रखा है एसीएम है, तो आप एसीएम मान के इसको करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड लगाना है आपको। तो सबसे पहली चीज़ क्या निकालते हैं आप, सबसे पहली चीज़ निकालेंगे आप अफेक्टिव इंटरेस्ट। सबसे पहली चीज़ हम जो कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हम FL में करते थे, इसमें भी इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं IRR। तो FL में तो यार आपको देखना पड़ता था इनफ्लोज कितने हैं, यहाँ पर देखोगे आप आउटफ्लोज कितने हैं, अपोजिट हो गया ना यार, फाइनेंशियल एसेट है ये। तो आपके एक तो 10 लाख रुपए दिए थे आपने 1/4 को, और साथ साथ 15,000 रुपये आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी थी। तो आपके टोटल 10,15,000 रुपये आपकी जेब से गए थे। और इनफ्लोज जो थे वो आपको 6% बॉन्ड है, तो 60,000 3 साल में मिलेंगे, और 20% पे ये प्रीमियम पे रिडीम होगा, दैट मीन्स 12 लाख रुपए लास्ट ईयर के एंड में मिलेंगे। तो ये 60 और ये 12 लाख, इन तीनों का ये टोटल यहाँ पर लिख दिया है। अब किस रेट पर इनको डिस्काउंट करूँ कि ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर आ जाए, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के। तो IRR आपको निकालना आता है, दोबारा नहीं सीखेंगे। 11.35% IRR है, पहले से निकाल रखा है। तो मेरी जेब से तो इतना गया था और इतना मेरे पास आया, तो हमने IRR निकाला तो आया 11.3%। अच्छा 11.3% इतना ज़्यादा कैसे हो गया, यहाँ तो 6% था बॉन्ड, क्योंकि यार ये 20% पे प्रीमियम पर है ना ये, तो आगे चल के आपको 12 लाख मिलेंगे। तो इन दोनों को बराबर करने तो आपको ज़्यादा रेट होगा ना, ऑब्वियसली 11.35% तभी आ रहा है क्योंकि आपका ये 20% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, हमें एक और वर्किंग नोट बनाना है। वो वर्किंग नोट 1 था, ये वर्किंग नोट 2 है। इसमें हमें अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। तो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में क्या रहता है, आपको सबसे पहले लिखना होता है ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ वाला ओपनिंग बैलेंस है 10,15,000, जो आपका खर्चा हुआ पहले दिन 10,15,000 रुपये आपकी जेब से गए। फिर आपने इनकम कितनी कमाई, पहले साल में आपको 11.35% मिला, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे एक 10,15,000 को 11.35% से, तो ये आएगा। और आप ये तो कमाया, और कैश में कितना इनफ्लो आ गया आपके पास, 60,000 रुपये इनफ्लो आ गया। तो आप इसको सेटल करोगे तो आपका आ जाएगा 10,70,203। यही आपका नेक्स्ट में ओपनिंग बन जाएगा। फिर आपकी फाइनेंशियल इनकम इतनी हो जाएगी, और इस साल भी आपको 60,000 मिले तो ये कितना क्लोजिंग बैलेंस बच गया। फिर ये नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, और इसमें आपको इनफ्लो तो इतना आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख देना, बैलेंसिंग फिगर आप चेक कर लेना कितनी आ रही है। बाकी एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, आप पहले ये मत निकालना, पहले इनफ्लो निकाल देना, इनफ्लो लिख के बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर लिख देना। तो इन्होंने लेजर मांगे थे हमसे, लेजर और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ P&L मांगे थे, तो हम लेजर पे आ जाते हैं। तो 6% बॉन्ड FA एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड अकाउंट, जैसे हम वहाँ पर बनाते थे वैसे ही यहाँ पर भी है।
बस चीज़ें जो है वो अपोजिट साइड पे आएंगी, क्योंकि वो एफ एल अकाउंट था, ये एफ ए अकाउंट है, ऑब्वियस सी बात है। चलो जी, अब क्या था, पहले दिन आपके 10 लाख रुपए गए, 15,000 रुपये गए, तो आपने वाली एंट्री कर दी। और इस साल आपने कमाए कितने, ये ऊपर फाइनेंशियल इनकम का आपने मोटा शेड्यूल बना रखा है, वहीं से ही आ जाएगा सीधा अमाउंट नीचे। तो 1,15,203 रुपये आपके वहीं से आ गए। और आपको मिल कितने गए, CCF रियलाइज्ड कैश कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आपको मिला कितना, 60,000 रुपये। और बैलेंस CD में आपका कितना आ जाएगा, 10,70,203 इन जो बैलेंस बचा इनका। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू भी दे रखी है आपको 31/3/2020 को। इसको आपको जब ACM कर रहे हो, आप दोबारा बोलते हो, जब आप ACM कर रहे हो तो इस चीज़ को इग्नोर करना है आपने। फेयर वैल्यू जो दे रखी है वो आपके किसी काम के लिए, इफ़ यू आर यूजिंग एमोटाइज कॉस्ट मेथड, ठीक है, तो इग्नोर फेयर वैल्यू, एक चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद यही 10,70,203 यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इस साल आपका फाइनेंशियल इनकम कितना है, 1,21,468, उसमें से मिल कितने गए, 60,000 मिल गए हैं। और बैलेंस कितना बचा, इतना। फिर इसको ट्रांसफर करा आपने, फिर लास्ट ईयर में आपको 12,60,000 मिल गए थे और फाइनेंशियल इनकम थी आपकी इतनी, और आपका बैलेंस हो गया नील, खत्म हो गया पूरा बैलेंस, क्योंकि रियलाइज हो गया ना आपका पूरा बॉन्ड जो था आपने बेच दिया 12,60,000 रुपये में। ये था आपका एक लेजर। इसके साथ बोला गया था कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट्स भी देने हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें अदर इनकम, उसमें फाइनेंशियल इनकम। इसमें आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन किया होगा तो आपको फॉर्मेट ये वाला पता होगा, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका शेड्यूल 3 के हिसाब से P&L बनाया हुआ है। सबसे पहले आप लिखते हो इनकम, करंट ईयर की आती है, प्रीवियस ईयर की आती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम और रीक्लासिफिकेशन की एडजस्टमेंट होती है। तो हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम जो है वो, अदर इनकम में भी फाइनेंशियल इनकम है। अदर इनकम के अंदर क्या आ रहा है, फाइनेंशियल इनकम, वो यहाँ नहीं लिखना पड़ता वैसे, बट हाँ अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए एक्सट्रैक्ट से तो लिखा हुआ है, बट यहाँ अदर इनकम क्या है, आप सीधा अमाउंट ही लिखते हो और नीचे नोट में बनाते हो वो चीज़ें, अदर इनकम में जो भी आता है आपका। अच्छा, तो अदर इनकम में फाइनेंशियल इनकम आपको लिखनी है, ये चीज़ तो समझ आ गई। तो पहले साल में हमारी इनकम कितनी थी, 1,15,203 रुपये, ये रही 1,15,203। दूसरे साल में थी 1,21 और तीसरी थी 1,28। तो तीनों साल की इनकम लिखी हुई है, काफ़ी इजी से चीज़ वाली। दूसरी चीज़ है आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में क्या आता है आपका, नॉन करंट एसेट में लिखते हो आप फाइनेंशियल एसेट, और फाइनेंशियल एसेट में आता है आपका इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। आपको इन बॉन्ड्स लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी चलेगा। और दूसरा आता है करंट एसेट, करंट एसेट में आता है फाइनेंशियल एसेट, और फाइनेंशियल एसेट में आता है इन्वेस्टमेंट, और उसमें अदर फाइनेंशियल एसेट। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट से। तो आपका सबसे पहले आप लिखते हो नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में आता है फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट में आता है आपका इन्वेस्टमेंट जो कर रखी है, आपका अमाउंट जो है वो फाइनेंशियल एसेट के बाहर ही आता है। और दूसरी चीज़ थी आपकी करंट एसेट, करंट एसेट में आता है आपका अदर फाइनेंशियल एसेट में, फाइनेंशियल एसेट और उसमें भी अदर फाइनेंशियल एसेट। ठीक है जी, इजी से चीज़ें दोबारा दिखा देता हूँ। करंट एसेट में, फाइनेंशियल एसेट में, अदर फाइनेंशियल एसेट में आती है चीज़ें वाली, और वहाँ पर क्या था, नॉन करंट एसेट में, फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये तो था शेड्यूल 3 के हिसाब से। अब हम वापस आ जाते हैं, हमने P&L तो सीख लिया, बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल एसेट में हम आपने इन्वेस्टमेंट लिखा है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10,70,203। अच्छा, अब पहले साल की अगर मैं बात करूँ, नॉन करंट में लिखना है या करंट में लिखना है, तो आपका बैलेंस कितना है पहले साल के एंड में, 10,70,203। क्या ये विद इन 1 ईयर रियलाइज हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये विद इन 1 ईयर रियलाइज नहीं हो जाएगा, मतलब ये नॉन करंट एसेट है, इसलिए हमने इसको कहाँ पर लिखा है, नॉन करंट एसेट पे। अब आ जाते हैं हम अगले साल पे। अगले साल का बैलेंस कितना है लास्ट में, 11,31,671। तो 11,31,671 क्या अगले साल विद इन 1 ईयर रियलाइज हो जाएगा? बिल्कुल रियलाइज हो रहा है, पूरा अमाउंट विद इन 1 ईयर रियलाइज हो रहा है। दैट मीन्स आपका करंट एसेट में आना चाहिए, इसलिए हमने इसको यहाँ नीचे लिखा। अच्छा, अब नीचे एक सर ने नोट लिखवा रखा है कि नो ट्रीटमेंट ऑफ फेयर वैल्यूज। हमारी इच्छा बेचने की है ही नहीं, तो फेयर वैल्यू किसी काम की नहीं है। मतलब हमारी इच्छा अगर बेचने की हो तो फेयर वैल्यू काम की होगी। तो यहाँ पर तो वैसे भी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड था, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड आप लगाते ही तभी हो जब आपको होता है कि रियलाइज करना है, आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज बेचना नहीं है। और दूसरी चीज़ है, वी हैड इंटेंट टू गेट P+I, अकाउंटिंग इज फॉर P+I। हमारा इंटेंट यही है कि हमें P एंड I दोनों ही चाहिए। तो ये सेकंड कंडीशन की बात करें, जो हमने CCFT मॉडल के बारे में पढ़ा था कि हाँ CCFT के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम कहते थे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिकवर हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर भी रिकवर हो रहा है। तो दो चीज़ें तो ये थी। अब तीसरी चीज़ इसमें आती है, क्या हम इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना सकते हैं? क्योंकि हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट है, हो सकता है कल को पैसे ना मिले, तो बिल्कुल बना सकते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जगह इसमें लॉस अलाउंस हम लिखेंगे, इसकी जगह बेटर वर्ड है लॉस अलाउंस बोलना, बट ये हम सीखेंगे अभी नहीं, 2 क्लास के बाद।
ठीक है जी। तो अभी के लिए ये था आपका अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड के हिसाब से आपकी पूरी की पूरी इन्होंने जो लेजर और फाइनेंशियल एसेट के एक्सट्रैक्ट पूछे थे वो। अब नेक्स्ट आता है आपका फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो एफवीटी ओसीआई में आपको दो केसेस में ट्रीटमेंट करके दिखानी है, बॉन्ड्स आर रिडीम्ड एंड बॉन्ड्स आर सोल्ड। तो पहला केस लेते हैं कि बॉन्ड्स रिडीम हुए हैं मतलब सेल नहीं हुए हैं, तो उसका सोल्यूशन मैंने आपके लिए अलग से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या था, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई नॉट सोल्ड इन सेकंड ईयर। दैट मीन्स कि नॉर्मल केस है, ये रियलाइजेशन हो रही है। जैसे अभी एसीएम मेथड से करा था आपने, आखिरी में जाके आपने बॉन्ड्स को सेल कर दिए थे, रियलाइज हो गया था पूरा, वैसा ही केस है ये। बट यहाँ पर आपको ओसीआई से इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को करना है, क्योंकि उसमें भी आप रियलाइज करवाते थे, इसमें भी आपको रियलाइज ही करवाना है, बेचना नहीं है। तो आपके लिए 3 साल तक ही बनेगा आपका अमोर्टाइज शेड्यूल और सारी चीज़ें इसमें सेम रहेंगी। तो पहले 2 स्टेप तो हो गए सेम। अब आते हैं हम लेजर पे। तो लेजर में क्या है, आपने सबसे पहली चीज़ जो करी वो आपने पैसे दिए 1/4/2019 को। आपने ऊपर यहाँ पर एक चीज़ में जो चेंज आएगा कि आपको यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट एट द रेट एफवीटी ओसीआई, मतलब एफवीटी ओसीआई के थ्रू कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर आपको एफवीटी ओसीआई लिखना पड़ेगा। तो बैंक के थ्रू आपने पेमेंट करी 10 लाख रुपए की, 15,000 रुपये की, और सेम जैसे वहाँ पर करा था फाइनेंशियल इनकम हुई आपकी 1,15,200 की, और आपको पैसा मिल गया बैंक के थ्रू 60,000 रुपये, सीसीएफ रियलाइज हो गया। यहाँ तक तो हमने वहाँ पर भी किया था। उसके बाद आप लिखते थे बाय बैलेंस सीडी, जो बैलेंस आपका यहाँ बचता था। बट उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पर आप फेयर वैल्यू, नाम में ही आ रहा है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तो आपको जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वो फेयर वैल्यू पे लिखना पड़ेगा, ना कि बुक वैल्यू पे। उस क्वेश्चन में आपने कुछ भी नहीं करा था, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड था, जो बैलेंस बच रहा था सिर्फ वही लिख दिया था आपने। बट यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में दे रखी थी फेयर वैल्यू, में आपको दिखा देता हूँ, 31/3/2020 को जो फेयर वैल्यू थी वो थी 10,23,000। तो 10,23,000 आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू मत लिखना यहाँ पर। अब 10,23,000 लिखोगे तो यहाँ पर आपका बचेगा बैलेंस, तो जो बैलेंस बचेगा वो आपको डालना पड़ेगा ओसीआई रिजर्व में। तो यार अभी ये मत पूछना कि इसको ओसीआई रिजर्व में क्यों डाला है, इसको आप इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी कह सकते हो, बट ओसीआई रिजर्व इज अ बेटर वर्ड। अभी ये मत पूछना कि ओसीआई रिजर्व में क्यों डाला है, वो क्लास के एंड तक आपको पूरा क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगा। बट हाँ, ओसीआई रिजर्व क्या होता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। वैसे हमने यहाँ पर इसको 10,23,000 पर दिखाया क्योंकि ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला मेथड यूज़ करें, तो इसको आपको फेयर वैल्यू को दिखाना ही पड़ेगा। हमने पिछले क्वेश्चन में हमने इसको 10,70,203 पे दिखाया था, अब हम दिखा रहे हैं इसको जो मार्केट वैल्यू है, एक तरह से कहें कि फेयर वैल्यू है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा लॉस है 10,70। हमारी बुक वैल्यू 10,70 थी, लेकिन मार्केट में तो 10,23 ही है, तो 47,000 का आपका लॉस है। लॉस को डायरेक्टली P&L में नहीं डाला है, उसकी जगह आपने ओसीआई में डाला है। ओसीआई इज़ अ पार्ट ऑफ P&L। अभी उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो बैलेंसिंग फिगर रहेगी आप उसको ओसीआई में डालोगे, और इसके पहले वाले फर्स्ट ईयर में आपका जो 47,303 है वो आपके लिए लॉस है। फिर ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा इस साइड। फिर आप लिखते थे यहाँ पर फाइनेंशियल इनकम कितनी थी आपकी 121,468 इन सेकेंड ईयर, वो आपने बुक कर ली यहाँ पर, और आपको इसमें से 60,000 रुपये मिल भी गए। सेकेंड ईयर में भी आप इसको, क्योंकि बेचना तो है नहीं, ये नॉट टू बी सोल्ड वाला केस है, फेयर वैल्यू पे दिखाओगे। सेकेंड ईयर की जो फेयर वैल्यू है वो है 10,90,000। तो फेयर वैल्यू पे दिखाओगे तो आपको जहाँ पर भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा, जैसे इस बार यहाँ आपका प्रॉफिट बन रहा है, मतलब आपकी मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है 5532। तो इसको भी आप ओसीआई में दिखाओगे, डायरेक्टली P&L में नहीं दिखाओगे। ठीक है जी, तो एक तो ये हो गया। थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में भी सेम ही करना है आपको, ये ट्रांसफर कर दोगे आप बैंक के थ्रू, आपको पैसे मिल जाएंगे, इनकम बुक कर दोगे, और यहाँ पर भी आपको गेन हो रहा है 41,671 का। तो ये आपका लेजर अकाउंट बन जाएगा इन केस ऑफ एफवीटी ओसीआई। और इसी के साथ साथ आप एक और अकाउंट बनाओगे जिसका नाम होगा ओसीआई रिजर्व अकाउंट। तो कैसे होगा ये वाला, सबसे पहले मैं आपके लिए वाला पेज ही ले आया हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखा था बाय ओसीआई रिजर्व 47,303। तो ओसीआई रिजर्व डेबिट टू 6% बॉन्ड। तो ओसीआई रिजर्व अकाउंट में क्या आएगा, टू 6% बॉन्ड 31/3/2020 को, और इसी दिन बैलेंस बच जाएगा इसका 47,203। और नेक्स्ट में आप इसको ओपनिंग में ट्रांसफर करोगे। फिर नेक्स्ट ईयर में आपने क्या लिखा था, टू ओसीआई रिजर्व 5532। तो 6% बॉन्ड डेबिट टू ओसीआई रिजर्व आपका यहाँ पर आ जाएगा बाय 6% बॉन्ड 5532, बैलेंस बच जाएगा 41,671। फिर आप इसको ट्रांसफर कर दोगे। फिर आपका एक और चीज़ आती है लास्ट में, 41,671 का ओसीआई रिजर्व में आपने ट्रांसफर करा था, वो भी आप अमाउंट यहाँ पर लिख दोगे। जो ग्रीन मैच कर रहे हैं वो सारे ओसीआई वाले हैं। तो ये दोनों लेजर आपके बन जाएंगे इजीली। नेक्स्ट चीज़ आती है, आपको बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो हम देखते हैं कि P&L में क्या होगा। सबसे पहली चीज़, जब आप P&L बनाओगे तो आप उसमें अदर इनकम में फाइनेंशियल इनकम लिखोगे। फाइनेंशियल इनकम में आपकी आएगी, जब इस साल का आपने अमोर्टाइज शेड्यूल बनाया था
उसमें आपने इनकम कितनी बुक करी थी, पहले साल की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आपकी इनकम थी 115,202। तो आप 115,202 जैसे हमने उसमें भी कराई था एसीएम में, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी लिखना है आपको। सेकंड ईयर में इतनी इनकम थी, थर्ड ईयर में इतनी इनकम थी, तीनों साल की इनकम आपने यहाँ पर भी दिखाई थी 115,202, 121,468 और 128,329। अच्छा, यहाँ पर हमने जो फाइनेंशियल इनकम निकाली है ना, ये 10,23,000 के हिसाब से नहीं निकाली हुई हमने, इसको आपने वही लिखना है आपने जो, इसलिए तो हमने अमोर्टाइज शेड्यूल बनाया था। अमोर्टाइज शेड्यूल के हिसाब से जो आपने इनकम निकाल दी एक बार, वही तीनों इनकम आपको यहाँ पर दिखानी है। आपको ये जो फेयर वैल्यू में चेंज आया उस हिसाब से दोबारा इनकम को नहीं निकाल के दिखाना, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स पे। तो अदर इनकम आपने जैसे एसीएम में करी थी वैसे ही लिखनी है आपको, सेम उतना ही अमाउंट का लिखा हुआ है आपने जिस तरह की आपने अमोर्टाइज शेड्यूल में लिखी थी। बट इस क्वेश्चन में इसी के साथ साथ आप एक और चीज़ लिखोगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम OCI, इन्वेस्टमेंट्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड के में आएगा आपका इन्वेस्टमेंट इन डेट एट ऑफ OCI, FBT OCI। तो कितना कितना अमाउंट आएगा, पहले साल में आप लिखोगे इसमें 47,203, जो आपने यहाँ पर दिखाया ही था 47,203 OCI में, क्या आपका ये लॉस था, इसलिए आपने इसको माइनस में लिखा हुआ है। अच्छा, अब एक बार मैं आपको ये P&L बना ही रहे हैं तो हम शेड्यूल 3 के हिसाब से P&L दिखा देता हूँ। जिसने बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है उसको तो आता ही होगा। P&L अकाउंट बनाते हैं हम, इनकम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रिक्लासिफिकेशन, एक एडजस्टमेंट आती है यहाँ पर। साथ साथ आप जब पूरा यहाँ तक PAT निकाल लेते हो, उसी के साथ कंटिन्यूड है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपको बनाना पड़ता है। यहाँ पर आइटम्स विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, आइटम्स विच कैन बी रिसाइकल्ड, तो हम लिख रहे हैं आइटम्स विच कैन बी रिसाइकल्ड में, यहाँ पर मैंने लिखा आइटम्स दैट कैन बी, इन्वेस्टमेंट्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। तो इन्वेस्टमेंट इन डेट आपने जो करी है OCI पे, तो पहले साल में जो आपको नुकसान था, अब OCI की बात कर रहे हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की, आपको नुकसान तो हो गया था 47,203 का, लेकिन आपने कोई बेच थोड़ी ना दिया इसको। वो तो फ्यूचर में हो सकता है कि ये नुकसान रिकवर हो जाए, जैसे कि हमने देखा इस केस में सेकंड ईयर में भी आपको प्रॉफिट हुआ, थर्ड ईयर में भी प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपने डायरेक्टली P&L में नहीं बुक कर सकते आप अभी इसको, आपको इसको यहीं पर अदर में ही दिखाना पड़ेगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 47,203। अच्छा, मेन बात आती है कि ये 47,203 ठीक है, हम समझ गए इन्वेस्टमेंट इन डेट OCI में आता है और इसको यहाँ पर दिखाना है, बट ये हमारा हुआ क्यों? तो आप मुझे बताओ कि FBT OCI पर रिकॉग्नाइज आप क्यों करते हो किसी चीज़ को? इसीलिए करते हो ना, क्योंकि पहली चीज़ जो BMT का A2 वाला पॉइंट था वहाँ पर था कि आप सेल भी कर सकते हो, और अगर अच्छा प्राइस मिला तो सेल कर दोगे, नहीं तो इसको आप रियलाइज़ करते रहोगे। तो ये दोनों ही पॉइंट इसमें आ रहे हैं। दैट मीन्स आप दो चीज़ें देख रहे हो, आपकी दो इच्छाएँ हैं यहाँ पर। क्या क्या इच्छाएँ हो सकती है वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से लिख के दिखा रखा है। क्या था? वी हैव ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट और सेलिंग इट इन करंट ईयर, मतलब ईयर 1 की हम बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट इज इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड एट 115,203, क्योंकि हमारी पहली इच्छा क्या थी? हमारी पहली इच्छा थी कि हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब इसको हम जैसा है 3 साल में, 3 साल बाद जो इसका पूरा पीरियड है 3 साल का, 3 साल बाद इसको हम बेच देंगे। तो क्योंकि ये हमारी पहली इच्छा है तो रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। ACM वाला जो हम मेथड करते थे वहाँ पर भी थी यही वाली इच्छा कि हम इसको भाई पूरा 3 साल में इसको रियलाइज़ करेंगे हम कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को। तो पहली वाली इच्छा तो वहाँ पर भी थी, इसलिए आपने वहाँ पर भी ये वाला सेम अमाउंट दिखाया था 115,203 आपके इनकम में, फाइनेंशियल इनकम में। बट यहाँ पर आपकी एक और इच्छा है, दो चीज़ें थी ना आपकी यहाँ पर, एक तो रियलाइज़ करोगे आप कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, या तो फिर सेल भी कर सकते हो। तो जो दूसरी इच्छा है ना यार आपकी, एक तो रिकॉग्नाइज करने वाली हो गई और एक हो गई कि सेल कर सकते हो। तो ये जो सेल करने वाली जो इच्छा है आपकी, अगर मान लो फर्स्ट ईयर के एंड पे ही आपका मन किया, इस क्वेश्चन में किया नहीं है सेल, फॉर एन एग्जांपल कि आपको मन किया कि यार मैं ना सेल कर देता हूँ, तो अगर आप सेल करना चाहोगे फर्स्ट ईयर के एंड पे, तो आपको कितने का लॉस होगा? तो आपको 47,303 का लॉस हो सकता है अगर आप बेचना चाहते हो, क्योंकि आपकी ये इच्छा है। दो इच्छाएं आपकी, एक तो थी आप इसको रियलाइजेशन करोगे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को, उस वजह से आपने 115,202 को आपने यहाँ पर फाइनेंशियल इनकम में बुक करा। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी बोला कि हो सकता है अच्छे पैसे मिलेंगे तो मैं बेच भी सकता हूँ, तो आपने उसी वजह से इसको आपने फेयर वैल्यू पे दिखाया। फेयर वैल्यू पे दिखाया तो आपने यहाँ पर लॉस भी बुक करना पड़ेगा, बट ये लॉस डायरेक्टली P&L में डाला आपने, अभी इसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाया क्योंकि अभी आपने इसको बेचा नहीं है। इन फ्यूचर हमें पता चलेगा अगर आप बेच दोगे तो आपको जितना भी आपका OCI होगा फिर हम देखेंगे क्या करना है उसका।
वो भी चीज़ सीखेंगे। बट अभी के लिए आपकी यहाँ पर हमने सीखा कि आपकी दो इच्छाएं थी। पहली इच्छा थी कि आप जो ACM में भी एग्जिस्ट करती थी रियलाइज़ करना, और वो FBT OCI पे भी एग्जिस्ट करती है कि आप इसको रियलाइज़ करवाओगे। तो अगर आप इसको रियलाइज़ कराओगे तो आपको जितनी इनकम है 115203 ऐसे करके जो 3 साल की इनकम है वो आपको बुक करनी पड़ेगी। दूसरी इच्छा थी आप में इस क्वेश्चन में आपको FBT OCI वाले केस में कि आप इसको सेल भी कर सकते हो। We had intent of selling it also. Under that intent, we had lost fair value of 47,203. तो क्योंकि मेरी दूसरी इच्छा थी कि मैं बेच भी सकता हूँ, उस वजह से हमने दूसरी इच्छा की वजह से हमें 47,203 का लॉस हुआ। ठीक है जी, ये दो चीज़ें थी हमारी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी FBT OCI के केस में। अब थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए और चीज़ें लिख दी हैं। मेरी पहली इच्छा क्या थी? तो मेरी पहली इच्छा थी कि मैं इसको बेचूंगा नहीं, रियलाइज़ करूंगा तो मेरे को जो भी इनकम है वो बुक करनी पड़ेगी। तो ये ईयर 1 में मैंने इतनी इनकम बुक करी। बट मेरी दूसरी इच्छा थी कि मैं इसको सेल भी कर सकता हूँ, अगर मुझे अच्छे प्राइस मिलते तो मैं सेल कर देता, इसलिए मैंने इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बट मेरी इस दूसरी इच्छा की वजह से मुझे 47,203 का लॉस बुक करना पड़ेगा, और लॉस डायरेक्टली P&L में नहीं डालोगे आप, पहले OCI में डालोगे। तो इस क्वेश्चन में आपको ये कह सकता हूँ कि आपके दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहली इच्छा आपको ये थी कि ब्याज मिलता रहे आपको, और दूसरी इच्छा आपको ये भी थी कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसका भी आपको फायदा मिले। तो पहली इच्छा की वजह से आपने यहाँ पर इनकम बुक करी है 115202, और दूसरी ब्याज 115202 आपका इंटरेस्ट है। जैसे आप फाइनेंशियल लायबिलिटी में यहाँ पर दिखाते थे, तो यहाँ फाइनेंशियल एसेट में आप यहाँ पर दिखाते हो ये 11.35% आपने इंटरेस्ट बुक करा हुआ है, विच इज़ नॉन एज ट्रू इंटरेस्ट। और दूसरी इच्छा की वजह से आपने कहा कि मैं इसको बेच भी सकता हूं, तो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन है तो आपको उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इच्छा है, कंपनी की इच्छा है कि वो उसको बेच भी सकती है, तभी तो हम इसको FBT OCI पर लिख रहे हैं। तो 10,23,000 को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फेयर वैल्यू है जो मार्केट वैल्यू जिसको आप कह सकते हो, और आपको यहाँ पर लॉस भी बुक करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें थी। इसीलिए हमने पहले साल में जो हमारा नुकसान हुआ इस इच्छा की वजह से, ये इच्छा पहली इच्छा की वजह से हमें इतने रुपए मिले, बट हमारी जो दूसरी इच्छा थी, क्योंकि दो इच्छा है ना, हमने FBT OCI में होती दो चीज़ें, तो उसकी वजह से हमें 47,203 का नुकसान हुआ। अब इसको हम यहाँ के क्यों लिखते हैं इसको OCI में, वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अभी फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो फ्यूचर में जाके पता चलेगा कि हमें अगर फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको P&L में नहीं डालोगे, इसको आप अदर में लिखोगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर में आपने फेयर वैल्यू लिखी थी 10,90,000, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हुआ 5532 का। कहीं ना कहीं मार्केट में तेज़ी आ गई है, आपने जो बुक वैल्यू लिखी हुई है और जो मार्केट में प्राइस है, मार्केट में उस चीज़ का प्राइस ज़्यादा है, इसी वजह से आपको इसमें फ़ायदा मिल गया। तो ये फ़ायदा भी आप अभी P&L में नहीं लिख सकते, आपको इसको भी अदर में लिखना पड़ेगा। इसी तरह से तीसरे साल में भी हमने 41671 जो फ़ायदा था उसको भी हमने यहाँ पर लिखा है। अगर मैं सिंपल सी चीज़ आपको बताऊं सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर में मैंने कहा कि यार ये मेरी ब्याज की कमाई है और ये मार्केट प्राइस में जो फ्लक्चुएशन हुआ है और ये मेरे को उससे फ़ायदा है, तो फ़ायदा मैं अभी डायरेक्टली वहाँ नहीं रिकॉर्ड करूँगा, अब इसको अदर में ही रखूँगा। तो सिंपल चीज़ है, आपकी जो ब्याज की कमाई है वो आप यहाँ लिखते हो, और जो मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशन है उसमें जो आपको घाटा या फ़ायदा हुआ है वो आपके यहाँ पर लिखना पड़ता है। लेकिन अभी एक काम बाकी है, वो क्या है कि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा गेन और लॉस ऑन रिसाइकल, और एक चीज़ यहाँ लिखोगे रिसाइकल्ड। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब आप अपने पास से बॉन्ड को बेच देते हैं, आपने यहाँ थर्ड ईयर में बॉन्ड को बेच दिया ना, तो जब आप यहाँ पर बॉन्ड को बेच देते हैं तो फिर हम कहते हैं अब हमें इन तीनों का, ये जो तीन चीज़ें थी, हमने इस साल का लॉस, इस साल का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट, इन तीनों का जो नेट गेन या लॉस है, इन तीनों का जो नेट गेन या लॉस है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम P&L में। तो आप इन तीनों को नेट करोगे तो आपका नील आएगा, कोई अमाउंट नहीं आएगा। तो रिसाइकल्ड, आपको नील अमाउंट इज टू बी रिसाइकल्ड इन दिस क्वेश्चन, नील अमाउंट इज टू बी रिसाइकल्ड। ऐसा क्यों होता है, देखो जब इसको हम रिसाइकलिंग कहते हैं वैसे, बट ऐसा करते क्यों हुआ है, क्योंकि बॉन्ड को आपने यहाँ पर डी रिकॉग्नाइज कर दिया। डी रिकॉग्नाइज मतलब आपने उसको सेल कर दिया है। तो जब आपने बॉन्ड को ही सेल कर दिया है तो आपका जो भी आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन डेट में पड़ा हुआ है बैलेंस, जो भी आपका बैलेंस अमाउंट है वो आप ट्रांसफर कर दोगे P&L अमाउंट, P&L में। इसको आप कहते हो रिसाइकलिंग। तो ये था आपका लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन का, जो कि आपको करना होता है। इजी सा था, इन्वेस्टमेंट इन डेट थी, जब हमने बॉन्ड ही बेच दिया तो आपको इसको जो भी बैलेंस है उसको आप रिसाइकल में दिखा के आपको वापसी P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा।
नीचे एक चीज़ और थी, बैलेंस शीट भी बना रखी है। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट है। फाइनेंशियल एसेट में आता है इन्वेस्टमेंट्स और इसमें आता है अदर फाइनेंशियल एसेट। 10,90,000, 10,23,000 कैसे आया? पहले साल के एंड में 10,23,000 बैलेंस था। 10,23,000 क्या एक साल में रियलाइज हो जाएगा? नहीं होगा, इसके लिए आपको नॉन करंट में दिखाना है। और 10,90,000 सेकंड ईयर का बैलेंस था, तो ये विद इन 1 ईयर रियलाइज हो रहा था, इसलिए आपको सेकंड ईयर में इसको 10,90,000 को करंट एसेट में दिखा रखा है। अब हम आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या था हमारा? पार्ट 2 कह सकते हैं इसको हम। फेयर वैल्यू थ्रू OCI करना है, लेकिन आपने दूसरे साल में बेच दिया। दूसरे साल में आपने बेच दिया, दैट मीन्स तीसरे साल तक तो आप जाओगे नहीं, लेकिन अभी पहले दिन थोड़ी ना पता आपको कि दूसरे साल में बेच दोगे। तो पहला स्टेप जो था आपका, जब आप इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालते थे, और जो दूसरा स्टेप था जब आप अमोर्टाइज शेड्यूल बनाते थे, ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। ये जो आपने इफेक्टिव इंटरेस्ट निकाला था और जो अमोर्टाइज शेड्यूल बनाया था, ये दोनों ही चीज़ें एक्जैक्टली सेम रहेंगी, ठीक है, क्योंकि अभी पहले दिन थोड़ी ना पता कि आप फ्यूचर में बेचोगे या नहीं बेचोगे। आगे बढ़ते हैं। लेजर मांगा हुआ था, लेजर बनाते हैं। लेजर में वही टू बैंक करा है, टू बैंक करके आपने 10 लाख और 15,000 रुपये पे करे। फाइनेंशियल इनकम जितनी थी आपके अमोर्टाइज शेड्यूल के हिसाब से आपने बुक कर दिया है। आपको CCF भी रियलाइज हो गया, और जैसा अभी हमने देखा था सेम एज इट इज़ पहला आपने केस कर रखा है। फर्स्ट ईयर का तो ठीक है। अब दूसरे साल में आते हैं। दूसरे साल में आपने यही वाला बैलेंस ट्रांसफ़र करा है, फाइनेंशियल इनकम को रिकॉर्ड करा है, और आपने यहाँ पर 60,000 को दिखाया है, बट यहाँ पर आपने इस साल बेच दिया है। तो बेच दिया तो यहाँ पर आएगा टू बाय बैंक। बाय बैंक कितने में बेचा? 1090 में। और OCI में कितना आएगा? 5532। और साथ साथ OCI रिजर्व अकाउंट भी बनाओगे। इसी को देख के सिंपल यहाँ पर आपका OCI रिजर्व आ रहा था, तो यहाँ पर 6% रिमूव हो जाएगा, और बैलेंस शीट में जाके आप इसको ट्रांसफर करके लास्ट में आपका बाय 6% बॉन्ड है 5532 यहाँ पर दिखाओगे, और लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपकी जाएगी P&L में। एक तो चीज़ हो गई है। लेजर तो था इसका काफ़ी इजी। अब हम आते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स पे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका क्या करना है हमें? तो जो हम इसका P&L बनाएंगे, पहली चीज़ आती है इसमें अदर इनकम में, अदर इनकम फाइनेंशियल इनकम। फाइनेंशियल इनकम में हमने अमोर्टाइज शेड्यूल बनाया ही था इसमें 115203। और इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी रिसाइकल्ड, एक कैन नॉट भी होता है, हम यहाँ पर दैट कैन बी रिसाइकल्ड की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन डेट है आपकी FVT OCI पर 47,203 का नुकसान था आपका। तो ये तो हो गई पहले साल की बात। अब आते हैं हम सेकंड ईयर पे। सेकंड ईयर में आपने क्या कर रखा है? 2021 में इतना आपका अमोर्टाइज शेड्यूल से इनकम आपने बुक करी कि भाई ये तो मेरी इंटरेस्ट की इनकम है, और ये मार्केट में जो फ्लक्चुएशन हुए, क्योंकि मेरी इच्छा बेचने की भी है, तो उस हिसाब से मेरा ये गेन है, बट आप इसको डायरेक्टली P&L में अभी नहीं दिखाते हो। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ? थर्ड ईयर में तो आप गए नहीं, सेकेंड ईयर में आपने इसको बेच दिया। तो सेकेंड ईयर में क्या हुआ? आपने इंटरेस्ट इनकम बुक करी। सेकंड ईयर की मैं बात करूं, अलग से P&L दिखा रखा है मैंने आपके लिए। 121,468 का आपने इंटरेस्ट का इनकम बुक करी, और आपने OCI में दिखाया इन्वेस्टमेंट इन डेट 5532। इस साल में जो आपका फेयर वैल्यू का गेन हुआ है। अब आपने इतना तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था कि हाँ इतना करना होता है, बट इसके साथ हमने एक चीज़ और सीखी थी कि जो लास्ट में हमने ऐड करा था गेन और लॉस ऑन रिसाइकल, और यहाँ पर एक वर्ड ऐड करा था रिसाइकल्ड। तो जब आपने बॉन्ड ही बेच दिया इस सेकंड ईयर में, तो इनका इस चीज़ को यहाँ रख के क्या फ़ायदा? तो जो भी इनका नेट है, नेट गेन या लॉस, उसको आप ले जाते हो ऊपर, रिसाइकलिंग कर देते हो और P&L में आ जाता है वो। जैसे कि यहाँ पर आपका लॉस था, फिर गेन हुआ, तो नेट देखे तो 41,671 का नेगेटिव फिगर थी। आप पॉजिटिव लिखोगे तो आप तभी ऊपर जाएगा ना लॉस आपका, ये वाला नील हो जाएगा, और वहाँ पर आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तभी आपका लॉस दिखा सकते हो आप। तो आपने ये इसको कर दिया है रिसाइकल। अब नीचे भी मैंने यही सेम चीज़ कर रखी है। लॉस ऑन रिसाइकल आपका कितना है? 41,671 अगर सिर्फ सेकंड ईयर की बात करें तो क्रेडिट के लिए। और रिसाइकल कितना करा आपने? ये 2 साल का आपका लॉस है, 2 साल का नेट करके जो आपका अमाउंट आया ना लॉस का, वो अमाउंट है। तो आपको 41,671 को रिसाइकल करना पड़ा, क्योंकि आपका इतने रुपए का लॉस है 2 साल का, तो आपका ये डायरेक्टली P&L में चला गया। तो ये था आपका FVT OCI वाला केस इफ सोल्ड इन सेकंड ईयर। तो एक थर्ड पार्ट भी था इस क्वेश्चन का, जिसमें पूछा गया था कि FVTPL पे रिकॉग्नाइज करके FVTPL मेथड से आपको ये करके दिखाना है, इफ सोल्ड इन सेकंड ईयर, इफ नॉट सोल्ड इन सेकंड ईयर करके, दोनों ही केस है इसमें। हालांकि ये काफ़ी सिंपल सा केस है, बट इस केस को हम इसके सेकंड पार्ट में, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करेंगे।